सो हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप लोगों को बता दूं कि अभी आपके लिए चल रहा है एक स्पेशल ऑफर। तो दिवाली के मौके पे आपको मिल रहा है स्पेशल डिस्काउंट। सभी इंजीनियरिंग महापैक्स अभी आपके हो चुके हैं 2399 रुपये के। साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी, यानी कि 27 महीने के लिए जितने भी आपके बैचेज आएंगे वो सभी आपके बैचेज यहाँ पर इसी में इंक्लूडेड हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट आप कोड यूज कर सकते हैं Y723। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो सबसे पहले तो वेलकम, जितने लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अपने इंजीनियर्स अड्डा 24/7 को। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे? पहला क्वेश्चन जो आपके सामने मौजूद है वो है ये, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स डज नॉट हैव गिल्स? तो क्या वो आपका ऑक्टोपस है, स्क्विड है, क्लाउन फिश है या फिर वेल है? तो इसमें से आंसर क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? सो वैसे देखिए, ऐसा है कि अगर मैं इन ऑप्शंस के साथ जाऊं तो यहाँ पर कुछ खास बातें भी हैं। तो यहाँ पर पहले तो आपका जो आंसर है, जो वेल आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इसमें कुछ खास बात और, कि जैसे कि अगर मैं ऑक्टोपस की बात करूं तो ऑक्टोपस वाले पार्ट पर सब लोगों को याद रखना है कि ऑक्टोपस का, सर अगर मैं मस्तिष्क की बात करूं तो उसका एक मस्तिष्क नहीं होता, इसके मस्तिष्क आपके एक से ज़्यादा मौजूद हैं। यानी कि इसके सभी हाथों में एक मिनी ब्रेन प्रेजेंट होता है। जी हाँ, और साथ में इसका जो रक्त है, यानी कि इसका जो ब्लड होता है वो आपका कैसा है? ब्लू कलर का। करेक्ट। सो हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो फिर रेड क्यों है? तो हमारी बॉडी का जो रेड कलर का ब्लड है वो इसलिए क्योंकि हमारे पास मौजूद है हीमोग्लोबिन। करेक्ट। चलिए, तो अब ऐसी कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच का ब्लड आपका रेड क्यों नहीं होता? वो रेड इसलिए नहीं होता क्योंकि सर वहां पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ही नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही है जिसकी वजह से रक्त लाल होता है। तो पहले प्रश्न में जितने बच्चों ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही था। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या आंसर होगा। सो अगला क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री से है। CH3CH2OH, ये जो सूत्र है, ये यौगिक का नाम बताइए। यानी कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी यू हैव टू नेम द कंपाउंड विद द फॉर्मूला हैविंग CH3CH2OH। अब देखो, जब ये लास्ट में OH लिखा है तो मुझे यहीं से क्लैरिटी मिल गई, सर ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो आप लोगों ने सही सोचा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है गाइस, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। सो दैट मीन्स अब यहां पर होगा तो एल्कोहल, तो हम लोग सर यहां पे क्या वर्ड यूज कर लेते हैं? ऑल यूज कर लेते हैं। साथ में एक और चीज, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? तो 1 2 2 कार्बन। तो एक कार्बन होता है तो हम लोग बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन होते हैं तो हम लोग बोलते हैं एथ। दैट मीन्स कि सर ये क्या बन गया? ये बन गया मेरा इथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, इथेनॉल के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं, ये हमारा बायोलॉजी वाले पार्ट से है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित पानी पीने से होती है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है इस वाले पार्ट पे समझते हैं क्या उत्तर होना चाहिए। तो पहले तो ये समझो कि सर ये जो बीमारी कौन सी है? तो स्कर्वी कब होती है? स्कर्वी होती है जब हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो। सो ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाती है। नेक्स्ट, हैजा की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट इज इट? इट इज कॉलेरा। कॉलेरा, ये जो कॉलेरा है इंग्लिश में हैजा, सॉरी हिंदी में हैजा कहते हैं। तो यहां पर ये देखिए, ये किससे फैलता है? तो एक सूक्ष्म जीव है जिसको हम लोग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरे। तो विब्रियो कॉलरे अगर हमारे शरीर में चला गया गंदे पानी की वजह से, तो इसी से ये रोग हो जाता है जिसको हम लोग हैजा कह रहे हैं। तो बिल्कुल सही, सही कहा आपने। नंद किशोर, यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया? कॉलेरा हो गया, यानी कि बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। रिकेट्स कब होता है? तो रिकेट्स होता है जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो, और इसी प्रकार से एनीमिया कब होता है? ड्यू टू लैक ऑफ आयरन। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स बी वाले हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपसे जो पूछ रहा है वो है ये, क्या क्वेश्चन है? डैश इज यूज टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द आईज ऑफ अ पर्सन। तो किस चीज का हम लोग उपयोग करते हैं जिससे हम लोग व्यक्ति की आंखों के अंदर दबाव को माप सकें? तो क्या वो ओडोमीटर है, विस्कोमीटर, टोनोमीटर या फिर मैकमीटर? तो अब देखो, ऐसे प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, है ना? तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाफट से। तो अगर मैं ओडोमीटर पे जाऊं तो ओडोमीटर किस काम आता है?
तो ओडोमीटर आता है मेरे भाई दूरी मापने के लिए, यानी कि डिस्टेंस मापने के लिए। बिल्कुल वैसे जैसे स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड मापता है। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो टोनोमीटर वाला पार्ट दे रखा है, आपको याद है हम लोगों ने एक जगह टोनोप्लास्ट पढ़ा था? अगर नहीं तो मैं जरा याद करा देता हूं। टोनोप्लास्ट वाला शब्द हमने सर समझा था वैक्यूल में, यानी रिक्तिका में। जब हम लोग कोशिका को पढ़ते हैं, सेल्स, तो सेल्स के अंदर एक भाग आता है, इसको हम लोग इंग्लिश में वैक्यूल के नाम से जानते हैं, हिंदी में उसे रिक्तिका कहते हैं। तो रिक्तिका जिस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जिस झिल्ली से बंधी होती है, उसका नाम टोनोप्लास्ट होता है। करेक्ट। तो ये वैसे यहाँ पे कोई रेलेवेंसी तो नहीं है, बट फिर भी क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी एग्जाम में, इसलिए बताना जरूरी था। यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि जिस डिवाइस का आप उपयोग कर रहे हैं कि आप आंखों के अंदर का प्रेशर माप सकें, तो उसके लिए हम लोग इस टोनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ये, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने, एक बार पढ़ के बताइए क्या होना चाहिए। तो मैं पढ़ देता हूं तब तक। If the constituents of the medium oscillate along the direction of the wave propagation, we call it a transverse wave। बिल्कुल गलत है मेरे भाई। नंद किशोर भैया, होता क्या है कि यदि आपकी कोई तरंग किसी एक दिशा में जा रही है और जो कण है उसके यहाँ पर पैरेलल है, राइट, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स नहीं कहते। यानी जो हिंदी वाले बच्चे, इसको हम लोग अनुदैर्ध्य कहेंगे, अनुप्रस्थ नहीं कहेंगे। दैट मीन्स ये तो आपका गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा, frequency of a wave is the number of oscillations of each constant particles in vibrating medium per minute। तो देखो हम लोग जब कहते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, तो यहाँ पे पर सेकंड की बात हो रही है, यहाँ पे क्या कह रहा है, पर मिनट कह रहा है। तो भाई साहब दूसरा भी गया। If the constraints of the medium oscillate perpendicular to the direction of the wave propagation, we call it a longitudinal wave। क्या बात करो, अभी तो समझाया मेरे भाई। इसको हम लोग फिर ट्रांसवर्स क्या कह देंगे, यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग इसको ट्रांसवर्स कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में से हम लोग अनुप्रस्थ के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पे क्या कह दिया सर, यहाँ पे अनुदैर्ध्य कह दिया, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे आप सी के साथ जा रहे हैं, तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। चौथा कह रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ वेव हैविंग सेम फेज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये बात बिल्कुल सही कही है आपने। तो यानी कि यहाँ पे जितने हुए हमारे कैंडिडेट्स डी के साथ जाएंगे, वही बच्चे सही हैं। तो ऐसे प्रश्न जो स्टेटमेंट वाले हैं, ये हमारे एग्जामिनेशन में बहुत देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम लोग गलती नहीं करेंगे। तो याद रखना कि जब भी हम लोग किसी तरंग की बात करते हैं, यदि तरंग किसी एक दिशा में आ रही है और जो कण है उसके यहाँ पे समांतर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग गाइस इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल वेव के नाम से जानते हैं। यानी हिंदी में आपकी क्या हो गई, ये अनुदैर्ध्य तरंग हो गई। ठीक है, चलिए, सो ये भी हो गया हमारा डन। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बता दो भाई साहब क्या क्वेश्चन है। हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन अ मीटर? तो बताइए। कहोगे सर सेंटीमीटर पूछते तो हम लोग एक बार में बता देते। अब यहाँ पे हमसे जो पूछ रहा है वो सर माइक्रोन के बारे में पूछ रहा है, तो बताओ कितने होंगे। तो सर 1000 तो वैसे ही नहीं है, कितने होंगे सर, 10⁶। ढूंढ लो भाई साहब कहाँ है। 1 2 3 4 5 6, दूसरा दिख गया मुझे ऑप्शन। तो अगर मुझसे पूछे कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो 10⁶ यानी कि 10⁶। और 10⁶ कहाँ दिख रहा है, 10⁶ मुझे दिखा ऑप्शन नंबर बी में। यानी जो बी वाले बच्चे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने ये निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती हैं और एक ही समय में जमीन पर पहुंच जाती हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अब देखो आप ऐसे समझो, ये जो पानी की बोतल का मैंने ढक्कन निकाला, अब इसको मैं जैसे ऊपर से ऐसे छोड़ूं, तो जब ये ऊपर से नीचे की तरफ ढक्कन आ रहा होगा तो सर इसमें कुछ तो त्वरण होगा ना। तो जो त्वरण है वो कितना है, तो जब मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैं पृथ्वी पे खड़ा हूं, करेक्ट। तो पृथ्वी के लिए जो जी का मान होता है वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है पृथ्वी के लिए जी का मान। अब अलग अलग ग्रह पर, अलग अलग जगह पर इसका जो जी का मान है वो अलग अलग होता है, यानी कि जी की वैल्यू अलग अलग होती है। तो अगर मान लीजिए मैं वैक्यूम में चाहे तो पंख, चाहे ये बोतल या कुर्सी टेबल कुछ भी गिराऊंगा, वो सेम टाइम पे जमीन पे पहुंचेगा। और ये बात सबसे पहले कही थी गैलीलियो साहब ने, यानी कि गैलीलियो गैलीली ही यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भूलना मत।
आइंस्टीन सर को हम लोग क्यों जानते हैं सर? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। सो रिलेशन E बराबर mc², ये कहाँ से आया? आइंस्टीन सर ने दिया। देन एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब से हम लोग जानते हैं। और इसी प्रकार से अगर मैं न्यूटन सर की बात करूंगा तो न्यूटन सर हमारा बल यानी कि फोर्स से लिंक कर सकते हैं। सो फोर्स हो गया, बल वाला पार्ट है, ये सब न्यूटन, इसलिए तो ये यूनिट है जो फोर्स की वो आपकी न्यूटन होती है। अच्छा एक चीज़ और, जब न्यूटन की बात चली रही है तो मेरा क्वेश्चन अब ये है वेट की यूनिट क्या होती है? और यदि आपने किलोग्राम आंसर दिया तो आप गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेट का यानी कि भार का यहां पर याद रखना इकाई इसकी न्यूटन ही होती है, किलोग्राम नहीं होती। तो किलोग्राम पहले बड़ा बड़ा काट देता हूं मैं कि भार का जो इकाई है वो किलोग्राम नहीं है। याद रखना एग्जाम में पूछा हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं, आरआरबी जेईई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सो अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है? और इंग्लिश में कहें तो ग्रीन एल्गी कौन सा है, इसे बताइए। हरित शैवाल, तो देखो जो रोडोफाइशिया है ये आपके रेड एल्गीज होते हैं, है ना। तो रोडोफाइशिया में साफ साफ लिख देता हूँ भाई, याद रखना ये आपके रेड एल्गीज वाले पार्ट हैं। लेकिन मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है हरित शैवाल यानी कि ग्रीन एल्गी, बताइए ग्रीन एल्गी कौन सा होगा? सो जो ग्रीन एल्गी है गाइस वो आपका क्लोरोफाइशिया होता है, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा? क्लोरोफाइशिया इज द करेक्ट आंसर। तो जो बी वाले कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल सही हैं, क्लोरोफाइशिया इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है ये, निम्नलिखित में से कौन सा नन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? तो इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है? तो नन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आप ऐसे समझिए ये वो वेस्ट है जो कि अपने आप नष्ट नहीं होने वाला। आप सोचेंगे सर कुछ समय के बाद ये नष्ट हो जाएगा, नहीं। यानी अब यहाँ पे मृत शरीर किसी भी जानवर का, हम जानते हैं सर कुछ समय के बाद, जैसे मान लीजिए हम लोग रोड पे आते हैं, कई बार देखा है कि किसी जानवर का एक्सीडेंट हो गया तो उनको जैसे बॉडी को साइड में भी कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं उस पूरे शरीर को नष्ट कर देते हैं। और इसी प्रकार से मान लो सब्जी का कोई छिलका है, राइट, तो ये भी क्या होता है ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाता है। तो यानी कि सब्जी भी नहीं होगी इसमें, इवन फूल भी नहीं होगा। तो अब आपको क्या बचेगा? प्लास्टिक। प्लास्टिक अपने आप नष्ट नहीं होती, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई प्लास्टिक का टुकड़ा आज से 20-25 साल पहले ही फेंका हो तो जमीन में सर वो टुकड़ा, जमीन को जब मिट्टी को खोदते तो वो टुकड़ा ऐसे कैसे मिल जाता है? कभी सब्जी नहीं मिली होगी आपको, सब्जी का कभी छिलका मिला कि गोभी का, यहाँ पे फूल पत्ता गोभी का पत्ता दिख रहा है, यहाँ पे फूल गोभी का ये पार्ट दिखा नहीं, क्योंकि वो सब नष्ट हो चुका होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो उत्तर है वो क्या होगा? प्लास्टिक होगा। और हमारे पेपर में जब हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो उसमें जो ईवीएस वाला पोर्शन है यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसे आप चाहे बायो मान लो चाहे ईवीएस मान लो, कुल मिला के ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट। चलिए, सो आरआरबीजे के हम लोग जानते हैं, आरआरबीजे में जो कुल मिला के जो प्रश्न है वो 30 प्रश्न है पहले में, और दूसरे वाले पार्ट में जब आता है तो अब 10 नंबर की आपकी एनवायरमेंट और 15 नंबर की वहाँ पे आपकी साइंस वाले पोर्शन में, बायो नहीं है ऑब्वियसली, वहाँ पे एनवायरमेंट आ जाता है। तो दैट मीन्स कि साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान है। अगला, द पावर ऑफ द लेंस इज -2 डायोप्टर। तो डी क्या है? अच्छा, मैंने तो क्वेश्चन में आंसर पढ़ दिया। अब जब क्वेश्चन में आंसर पढ़ दिया तो आप ऐसे आंसर दे दोगे, बताओ भाई साहब क्या आंसर होगा? तो जब भी हम लोग देखो कभी लेंस की बात करते हैं तो लेंस में जो पावर है, तो पावर की जो यूनिट है वो मेरे भाई क्या होती है? डायोप्टर होती है, राइट। अब डिपेंड करता है कि भाई लेंस मेरा कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कॉनकेव होगा तो नेगेटिव पावर, कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव पावर। तो यहाँ पर मुझे दिख रही थी नेगेटिव पावर है, लेकिन मुझसे नेगेटिव पॉजिटिव का नहीं पूछा, मुझे बस ये पूछा डी का मतलब बता दो। तो डी का मतलब क्या होगा भाई? डी का मतलब यहाँ पे डायोप्टर होगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, डायोप्टर जो बताता है किसी भी लेंस की पावर कितनी है। करेक्ट, ठीक है सर, ये भी डन है हमारा। इसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे? चलिए, तो हमसे क्वेश्चन पूछा, केमिस्ट्री आ गई,
पहला इलेक्ट्रॉनिक कोश जो नाभिक के सबसे निकट है कभी भी n से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। तो यहाँ पे n किसके बराबर है? तो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ लेता हूँ। इंग्लिश में क्वेश्चन है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस नेवर होल्ड्स मोर देन n इलेक्ट्रॉन्स वेयर n इज इक्वल टू डैश। बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सो गाइस ऐसा है, अगर मैं इस वाले पार्ट पे जाऊँ तो ऐसे समझिए, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो सबसे अंदर वाली जो शेल है इसको K बोलते हैं, इसके बाहर वाली L होती है, इसके बाहर वाली M होती है, ऐसे बढ़ता जाता है। तो जो शेल्स हैं, तो K शेल है, ये कौन सी है? पहली शेल है। तो फॉर्मूला है हमारे पास 2n², ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर, इससे क्या पता लग गया कि पहली शेल में आपके कितने आ सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। L शेल जो हमारी दूसरी शेल है, 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 दूनी 8, तो यहाँ पे सर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसी M की बात करें 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया? 18। तो मुझसे ये पूछा था कि सर कोई भी हो जो नाभिक के सबसे निकट है, तो ये K शेल है, तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो सर K शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं। तो जो n है वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? 2 के बराबर होगा। तो ऐसा प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो हमको इसके बारे में पता रहना चाहिए। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अगर हाँ तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए। और अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न है हमारा ये प्रश्न है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आप किस नाम से जानते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? डायमंड, ड्राई आइस, रॉक या मरकरी? तो गाइज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन से पूछ लेता है, तो शुष्क बर्फ कह दो या ड्राई आइस कह दो, बिल्कुल सही है। और इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं शादियों के फंक्शन में, जो धुआं निकलता है वो यहीं से तो है। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल जहाँ पे सीधे आपकी सॉलिड स्टेट किस में आती है? गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। बीच में लिक्विड नहीं होता, सीधे सॉलिड से गैशियस स्टेट। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इससे अपडेटेड है ना। तो आपको पता है ना जी सब्लिमेशन की प्रोसेस क्या है, राइट? तो यहाँ पर ये भी हमारा डन हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर? तो इसका आंसर बताना है आपको कि इन सभी ऑप्शंस में से निम्नलिखित युग्मों में किस में एक बंद क्रम समान है? तो ये मैं आपको 4 ऑप्शन देके जा रहा हूँ। अच्छा ये ऑप्शन ज़्यादा देख नहीं रहा होगा, तो O2 के साथ यहाँ पे N2 मौजूद है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। कल की क्लास में मैं आपके जो कमेंट सेक्शन में आंसर होंगे उसके स्क्रीनशॉट्स लेके आगे कल मैं कंटिन्यू करूँगा। तो कल हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो सब लोग इसका आंसर ज़रूर देना कि इसका आंसर क्या है, ठीक है? और ये जो साइंस वाला सेशन है इसमें आप लोग रोज़ाना जुड़ सकते हैं। सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है। और दिवाली के मौके पे जो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है मैं वापस से दिखा देता हूँ। तो जो डिस्काउंट है वो ये है कि यहाँ पर यू कैन विन दी एश्योर्ड गिफ्ट्स वर्थ ₹10 lakhs, लैपटॉप, स्मार्टफोन, वॉचेज एंड मोर। तो इंजीनियरिंग महापैक चाहे वो कोई भी हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इवन अगर आप ITI से हैं तो भी, तो सभी महापैक्स में भी प्राइस काफ़ी कम कर दिया है। तो इसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं कोड Y723। और महापैक के अंदर जितने भी आपके हम लोग अगर एग्जाम्पल लें जैसे कि RRBJ का बैच, SSJ का बैच, तो जितने भी AJ के बैच आएंगे वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे फॉर नेक्स्ट 27 मंथ्स। इसलिए लिखा है 3x वैलिडिटी। तो आज के लिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। उससे पहले मैं बता दूं, हाँ ये बैच कैसे लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे Adda247 की वेबसाइट पे, वेट सेकेंड, Adda247 की वेबसाइट पे जाकर जैसे आप क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज में जाएंगे, AJ एग्जाम, और जो भी आपकी ब्रांच है अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करके उसमें जाएंगे महापैक में। और महापैक में बोला था ना मैं दिवाली सेल लाइव है जो, तो यहाँ पे वो आपको भागा जाता है। आप इस पर क्लिक करोगे, बाय नाउ पे गए और कोड लगा सकते हैं Y723। एक सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे आप कोड लगाएंगे Y723। Y स्मॉल कैपिटल कैसे भी हो सकता है। तो कोई भी बुक या कोई बैच लेना हो तो आप इस कोड के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट से जा सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, सब लोग अच्छे से ख्याल रखिए और एग्जामिनेशन के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।